हेलो एंड वेलकम टू द स्किल स्टडी फोरम। दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार और आज हम इंटीग्रेशन का लास्ट लेक्चर लेके आए हैं जिसमें हम बात करेंगे इंटीग्रेशंस बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक है, अब तक के हमने लगभग 18 लेक्चर दिए हुए हैं, शॉर्टकट्स वाले अलग है, उसमें इंटीग्रेशंस के लगभग 18 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुका है। ये 19वां लेक्चर है, 19वां लेक्चर है और उसके बाद का जो लेक्चर होगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होगा, मतलब पीवाईक्यू होगा, आप जानते हैं। ठीक है, लगभग मतलब हमें 20 लेक्चर लग चुके हैं इंटीग्रेशंस कंप्लीट कराने में। ठीक है, तो इसमें हमने पूरा इंटीग्रेशन जो है वो कंप्लीट करा के रखा है, फ्रॉम एक्सरसाइज आपकी फर्स्ट से लेके आखिरी की एक्सरसाइज, जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी टाइप है, सारे के सारे जो टाइप है वो हमने इंक्लूडेड किए हैं। और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ कि हमने सारे पीवाईक्यू भी जो है वो कंप्लीट करा के रखे अभी लेक्चर 20 में, जो कि इसके बाद का होगा। ये है लेक्चर 19, इसमें हम बात करेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस की, जो कि इंटीग्रेशन का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं, सीधे क्लास की तरफ बढ़ते हैं, क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीग्रेशन कब लगाना है, क्यों लगाना है। ठीक है, जब भी आपको रैशनल फंक्शंस आएगा, मतलब p ऑफ x डिवाइडेड बाय q ऑफ x, ओके, इस टाइप का अगर फंक्शन होगा तब आप पार्शियल फ्रैक्शंस यूज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि जो डिनोमिनेटर होगा उसकी डिग्री ज्यादा होनी चाहिए, ग्रेटर देन होनी चाहिए न्यूमरेटर के डिग्री से। क्या कहा हमने, डिनोमिनेटर ऑफ जो होगा उसकी डिग्री ज्यादा होना चाहिए एज कंपेयर टू न्यूमरेटर से। ठीक है, अब डिग्री क्या होती है, x का पावर। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेंगे कि ये है, यहाँ पे न्यूमरेटर में x का पावर 1 है और डिनोमिनेटर में जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्वाड्रेटिक बनेगा, तो इसका पावर कितना हो जाएगा, 2। मतलब जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसकी जो डिग्री है, मतलब पावर जो है सबसे बड़ा x का, वो 2 है और ऊपर वाले का मतलब न्यूमरेटर का 1 है, तो एज कंपेयर टू नीचे वाले का डिनोमिनेटर का ज्यादा है। इसका मतलब हम पार्शियल फ्रैक्शंस लगा सकते हैं, दैट्स इट। तो पार्शियल फ्रैक्शंस कहाँ पे लगाना है आप लोगों को, डिग्री ज्यादा होनी चाहिए डिनोमिनेटर की। ठीक है, तो चलिए किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और क्यों हमें पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करना पड़ा। ठीक है, सबसे एक अहम सवाल है कि सर क्यों हम पार्शियल फ्रैक्शंस, क्या हम बाकी के टाइप से हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते? तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शंस क्या करता है कि क्वेश्चंस को थोड़ा और इजी बना देता है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो, 4x डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब ये जो टाइप है ये हमने इंटीग्रेशन में ऑलरेडी देखा है, px प्लस q डिवाइडेड बाय क्वाड्रेटिक है, वही टाइप ये क्वेश्चन। जी बिल्कुल है, उससे भी हम ये सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड पुट द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड सॉल्व अगेन। ठीक है, ये हमने देखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसी को हम बाय पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इजी वे में। ठीक है, और अगर फैक्टर वाले टर्म्स आते हैं, ठीक है, अब ये जो क्वेश्चंस लिया है मैंने, ये क्वेश्चंस पार्शियल फ्रैक्शन से भी सॉल्व हो रहा होगा और जो है वो जो हमने स्टैंडर्ड टाइप देखा था वहां से भी सॉल्व हो रहा होगा। ओके, तो पार्शियल फ्रैक्शंस क्यों यूज करेंगे, क्योंकि हम इंटीग्रेशंस को और इजी बनाना चाहते हैं। हम बहुत कम समय में जो है वो इंटीग्रेशन का आंसर निकालना चाहते हैं, इसीलिए हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शंस का हम यूज करेंगे। अब हम सोचेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर आते हैं। ये बहुत बड़ा सवाल है कि सर समझ तो लिया, लेकिन ये कैसे देखना है, ये कब पता चलेगा कि ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शंस का है या नहीं है। एग्जाम हॉल में तो आपको कोई बताएगा नहीं कि सर ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये तो आप खुद को डिसाइड करना है। इतने जो बड़े टाइप्स है उसमें से आपको चुनना है कि ये जो सवाल है ये किससे सॉल्व हो रहा होगा, तब जाके आप वो टाइप उसे लगा सकते हो। ठीक है, तो बात करते हैं कि इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन जो है वो किस टाइप के क्वेश्चंस को हमें लगाना है, या फिर पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग 4 टाइप के क्वेश्चन जो है वो पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर आते हैं। टाइप नंबर 1 देखेंगे। सबसे टाइप नंबर 1 जो है वो डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर। ठीक है, सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या बताया मैंने कि डिग्री ज्यादा होनी चाहिए डिनोमिनेटर की। ठीक है, ये तो याद ही रखना है आपको। डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर मतलब क्या कि अलग अलग अगर क्या होगे, फैक्टर हो गए लीनियर फैक्टर। अभी तो मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ लीनियर फैक्टर की, क्वाड्रेटिक फैक्टर की बाद में आते हैं। तो अगर लीनियर फैक्टर अलग अलग है तो फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन में 1 अपॉन
एक ये फैक्टर, दूसरा ये फैक्टर, तीसरा ये फैक्टर। जरूरी नहीं कि न्यूमरेटर 1 ही हो, ठीक है। अब नीचे की अगर डिग्री देखें तो कितनी होगी, x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब, मतलब 3 होगी डिग्री, ये मानते हो आप। और न्यूमरेटर की जो डिग्री होगी वो 1 हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 या फिर 3 से बड़ी रहा तो डायरेक्ट हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर सकते, पहले हम डिवाइड करेंगे उससे, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको नहीं आएंगे, सीधा ऐसे ही आएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पे 1 आया तो भी पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, x के साथ कोई टर्म आया फिर भी चलेगा, x स्क्वायर आया फिर भी चलेगा, क्योंकि नीचे तो x क्यूब मतलब x का पावर 3 है, मतलब डिग्री तो ज्यादा ही है, मतलब पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। ये तो मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म दिया है, जरूरी नहीं कि न्यूमरेटर 1 ही हो, जैसे फॉर एग्जांपल नीचे है, बाद में समझाते हैं। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है क्या कि लीनियर फैक्टर, देखो ये लीनियर फैक्टर है, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स प्लस सी, लीनियर फैक्टर है, अलग अलग है। डिस्टिंक्ट का मतलब क्या, अलग अलग, रिपीट नहीं है, मतलब x प्लस ए दोबारा नहीं आ रहा, दोबारा आएगा तो उसके लिए प्रोसीजर अलग है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो वो पार्शियल फ्रैक्शंस का क्वेश्चन है। कैसे उसको सॉल्व करना है, तो बहुत सिंपल है, क्या होगा, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर लो प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर लो प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर लो। अगर फोर्थ फैक्टर होता तो d अपॉन फोर्थ फैक्टर भी लेते, 5 फैक्टर होते तो e अपॉन 5 फैक्टर, इतने तो नहीं आते, ज्यादा से ज्यादा 3 फैक्टर आपको आएंगे, ठीक है। अगर 2 होते तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, 3 है तो प्लस c अपॉन थर्ड फैक्टर, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे एक कुछ क्वेश्चन है, यहाँ पे जैसे देखते हैं कि 3x प्लस 5 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 3, ओके। ये हमें पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो देखो ऊपर की डिग्री है 1, x का पावर देखो यहाँ पे कितना है 1, और नीचे क्या होगा x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, मतलब डिग्री जो डिनोमिनेटर की है वो ज्यादा है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो ये क्वेश्चन है इसको पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, इस क्वेश्चन को हम कंपेयर करेंगे a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 3, ठीक है। फिर उसके बाद a और b की वैल्यू फाइंड करना है और पार्शियल फ्रैक्शंस का यूज करके उसको इंटीग्रेशन करना है, वो तो मैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस को समझाऊंगा। अभी तो हम देख रहे हैं सिर्फ कि किस टाइप के क्वेश्चंस पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर आते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन जो है वो मैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में आपको बताऊंगा। यहाँ पे देखो 4x अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स माइनस 1, आप बोलेंगे सर ये तो स्टैंडर्ड फॉर्म वहां पे भी सॉल्व हुआ, यहाँ पे भी हो सकता है। तो आपके मन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हर px प्लस क्यू अपॉन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व होता है क्या, तो आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चन पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व इसीलिए हो रहा है क्योंकि हम इस क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज कर सकते हैं, अलग अलग लीनियर फैक्टर निकाल सकते हैं और वो इजी भी है, ठीक है। मतलब इसके 2 फैक्टर ऐसे कुछ आएंगे, ठीक है, x प्लस ए, एक्स प्लस बी, इस टाइप के, तो वो तो हुआ ना लीनियर। तो मतलब ऐसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसको हम फैक्टराइज इजीली कर सकते हैं और 2 लीनियर फैक्टर में उसका कन्वर्जन कर सकते हैं, उस सारे क्वेश्चंस को हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, चाहे वो px प्लस क्यू वाला हो या फिर 1 अपॉन क्वाड्रेटिक वाला हो, वो सारे क्वेश्चंस हम पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 2 एक्स प्लस 3, तो यहाँ पे 3 है लीनियर फैक्टर, तो a अपॉन फर्स्ट प्लस b अपॉन सेकेंड प्लस c अपॉन थर्ड, ये वाला होगा। तो ये मतलब होता है डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर का, मतलब अलग अलग लीनियर फैक्टर होने का, ओके, दैट्स इट। अब नंबर 2 टाइप का क्वेश्चन होता है, ये तो हुआ डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर, मतलब रिपीटेड नहीं, अलग अलग, जितने भी लीनियर फैक्टर होंगे वो सारे के सारे अलग अलग होंगे। ऐसा भी होगा कि रिपीटेड लीनियर फैक्टर आएगा, तो यहाँ पे जो लीनियर फैक्टर होगा वो कैसा होगा, रिपीटेड होगा, मतलब वही दोबारा आएगा, मतलब उसका स्क्वायर होगा, क्यूब होगा, इस टाइप का। तो फॉर एग्जांपल 1 अपॉन एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, अब देखो ये तो एक ही बार आए, एक्स प्लस बी का स्क्वायर में, मतलब ये 2 बार है, मतलब रिपीट हो रहा है। कौन सा, ये लीनियर है, मतलब लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है, ये एक ही बार है, इसीलिए a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, ये 2 बार है, तो यहां पे आपको याद रखना है b अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके, समझ रहे हो। यहां से आपको a b c की वैल्यू निकालना है, वो मैं आपको कैसे निकालते क्वेश्चन में बताने वाला हूं, ओके। तो आपको a अपॉन फर्स्ट फैक्टर, इसको क्यों नहीं डबल लिखा, क्योंकि ये तो एक ही बार है ना, नॉन रिपीटेड है, ये रिपीटेड है, तो फिर क्या करना है, b अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। मान लेते कि यहाँ पे क्यूब होता तो क्या होता, b अपॉन एक्स प्लस बी प्लस सी अपॉन एक्स प्लस बी का स्क्वायर प्लस d अपॉन क्या होता, x प्लस बी का क्यूब। मान लेते 4 होता तो प्लस e अपॉन एक्स प्लस बी का पावर 4 ऐसे आ जाएगा, ठीक है। मतलब जितनी बार यहाँ पे पावर है उतने उसके मतलब लिखते ही जाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये वाला देखो 2x प्लस 7 अपॉन एक्स माइनस 4 का स्क्वायर, मतलब ये लीनियर फैक्टर है और स्क्वायर है मतलब रिपीटेड है, तो क्या करना होगा,
a अपॉन एक्स प्लस 4 एक बार लिखा, 2 बार है तो प्लस b अपॉन एक्स प्लस 4 का स्क्वायर, मान लेंगे कि यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ पे क्या आता प्लस c अपॉन एक्स माइनस 4 का क्यूब। ठीक है, समझ रहे हो चीज को, पावर 4 होता तो प्लस d अपॉन एक्स माइनस 4 का पावर 4। इतना तो लंबा नहीं आएगा लेकिन समझने के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर एंड रिपीटेड लीनियर फैक्टर के टाइप के क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। ठीक है, अभी तो सॉल्यूशन मैंने नहीं बताया, सिर्फ आपको बता रहा हूं कि क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। थर्ड टाइप्स का आता है इस प्रकार के, एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, ए बी सी प्लस माइनस कुछ भी हो सकते हैं। मतलब क्या, इस टाइप के क्वेश्चन का सब ऊपर भी एक्स कवर, नीचे भी एक्स कवर और ये भी एक्स कवर। ठीक है, समझ रहे हो चीज को। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो बहुत सिंपल होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इसको ट्रीट करना है। ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी पहला फैक्टर, ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर। ध्यान रहे कि यहाँ पे भी स्क्वायर है, नीचे में भी स्क्वायर है, सारे फैक्टर स्क्वायर स्क्वायर वाले हैं। मतलब न्यूमरेटर में भी जो है वो स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी जो फैक्टर है वो स्क्वायर वाले हैं। तो उसको अज्यूम करना है इसी प्रकार से, जो बुक में है स्टैंडर्ड ट्रेडिशनल मेथड, उसमें हमें पुट वगैरह करना होता है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, ये टी प्लस ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। तो वहाँ वो भी घुमा फिरा के वही चीज़ है। तो हमें क्या करना होगा कि इसको ऐसे ही सॉल्व करना होगा, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर। लेकिन ध्यान रहे कि न्यूमरेटर भी क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, और डिनोमिनेटर में भी सारे स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ कि न्यूमरेटर मान लेते हैं कि स्क्वायर नहीं है, वहां पे एक्स है, फिर वो जो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं होगा, वो सब्स्टिट्यूशंस के अंदर आएगा। हम बाद में देखने वाले हैं, कहाँ पे, ये वाला बाद में देखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये जो होगा ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, ये कब लगने वाला है, जब न्यूमरेटर भी स्क्वायर हो और डिनोमिनेटर के फैक्टर भी स्क्वायर के फॉर्म में हो। ऐसा हुआ अगर न्यूमरेटर स्क्वायर नहीं है, एक्स है, तो फिर वो उस टाइप का नहीं होगा। ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर के अंदर वो नहीं आ सकता। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन करना होगा। मैं बाद में बताता हूँ। ऐसा भी हो सकता है कि न्यूमरेटर में 1 हो और ये डिवाइड में एक्स स्क्वायर प्लस बी और नीचे एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ऐसे हो सकता है। या फिर ऐसे हो सकता है न्यूमरेटर 1 हो और नीचे एक एक्स प्लस बी हो और एक्स स्क्वायर प्लस सी हो, मतलब एक लीनियर हो और एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो, फिर वो क्वाड्रेटिक होगा। फिर वो जो होगा वो आ जाएगा नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। लेकिन अभी इसमें क्या ध्यान देना है, सारे के सारे स्क्वायर, बस इतना ध्यान देना। ऊपर भी स्क्वायर, नीचे भी जितने भी फैक्टर वो सारे स्क्वायर। क्या करना है, ए अपॉन पहला फैक्टर प्लस बी अपॉन दूसरा फैक्टर, तीसरा होगा तो प्लस सी अपॉन तीसरा फैक्टर, दैट्स इट। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये देखो 2x स्क्वायर, देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है। ठीक है, इसको क्या करना है, इसको एज इट इज उठाना है, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी एंड देन सॉल्व। ये वाला देखो यहाँ पे भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, ये तीनों के तीनों स्क्वायर है। इसका मतलब मैंने जो आपको बात बोली, ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस बी अपॉन सेकंड फैक्टर प्लस सी अपॉन थर्ड फैक्टर, ये लगाना है। तो इस टाइप का थर्ड टाइप का ये क्वेश्चन हुआ, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। फोर्थ नंबर का देखते पार्शियल फ्रैक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन। अब इंटीग्रेशन में ये इस टाइप के क्वेश्चन तो हर टाइप में आता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हर टाइप के क्वेश्चन में आती है। अगर क्वेश्चन स्टैंडर्ड में नहीं दिखता है, कि कोई क्वेश्चन अगर डायरेक्ट नहीं दिखता है कि ये पार्शियल फ्रैक्शंस का है या नहीं है, तो हम उसमें कुछ एडजस्टमेंट करके, कुछ सब्स्टिट्यूशंस करके जो है हम उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो है यहाँ पे देखिए एग्जांपल। ठीक है, अब आइए बच्चों, अगला जो है हमारा टाइप नंबर जो है 4 देखते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमने बताया आपको कि कुछ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट हमें नहीं दिखते कि पार्शियल फ्रैक्शन है, लेकिन कुछ सब्स्टिट्यूशंस करने के बाद वो पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस टाइप के भी जो क्वेश्चन है वो भी हमें सिलेबस में है। तो जैसे मान लेंगे कि ये 2x अपॉन एक्स स्क्वायर, 2 प्लस एक्स स्क्वायर और 2 प्लस 3 प्लस एक्स स्क्वायर, ये है। देखो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर होता तो ये इस टाइप का होता। ये वाला जो टाइप है ये सब्स्टिट्यूशन वाला है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, तो x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2, ये हो जाएगा। तो ये आया एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, तो ये 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, डी टी। ये क्या बनेगा, 2 प्लस टी और 2 प्लस ये बनेगा 2 प्लस टी, ये 3 प्लस टी। तो हो गया कौन सा, पार्शियल फ्रैक्शन वाला, ये वाला टाइप हो गया। तो ए अपॉन फर्स्ट प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर, तो उसको टी के फॉर्म में ही सॉल्व करो और जब पूरा हो जाएगा तो टी की वैल्यू वहां पे रख देना है। ठीक है, ये आया। फिर सेकेंड क्वेश्चन का ये देखो, 1 अपॉन एक्स लॉग एक्स इन ब्रैकेट 2 प्लस लॉग एक्स, सेकेंड वाला। तो इसमें हमें क्या करना है, लॉग एक्स इक्वल टू टी रखना है, 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो ये क्या आ जाएगा, लॉग एक्स मतलब टी, टी इंटू 2 प्लस लॉग टी, ये हो गया। ठीक है,
फिर देखते हैं फिफ्थ नंबर का जो टाइप का क्वेश्चन है वो है पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर। मतलब क्या कि हमें डिनोमिनेटर में एक लीनियर भी आएगा और उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक भी आएगा, तो हमें उस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है। तो देखो 5x स्क्वायर और डिनोमिनेटर में क्या है x प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 5, न्यूमरेटर की डिग्री है 2, डिनोमिनेटर की कितनी होगी, इसकी x इसकी 1, तो टोटल हो गई 3। तो ज़्यादा ही है तो हम पार्शियल फ्रैक्शन तो लगा ही सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि कब लगा सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो फिर क्या करना है, ये लीनियर फैक्टर है, नॉन रिपीटेड है, तो एक ही बार a अपॉन फर्स्ट फैक्टर। लेकिन एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है, तो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए क्या करना होगा, दो कांस्टेंट लेना होगा b और c, तो bx प्लस c डिवाइडेड बाय ये क्वाड्रेटिक फैक्टर, ऐसे आ जाएगा। समझ रहे हो चीज को कि अगर क्वाड्रेटिक फैक्टर और लीनियर फैक्टर दोनों हैं तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर जो लीनियर है वो तो रहेगा ही, और जो क्वाड्रेटिक फैक्टर के लिए हमें कांस्टेंट लेना होगा वो दो लेना होगा, जैसे फॉर एग्जांपल bx प्लस c और अपॉन है क्वाड्रेटिक वाला। ये देखो ये क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत सिंपल है, a अपॉन पहला फैक्टर x माइनस 1 प्लस ये क्वाड्रेटिक है तो इसके लिए क्या लेना होगा, bx प्लस c, दो कांस्टेंट लिया मैंने bx प्लस c और ये x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो इतने सारे टाइप के जो क्वेश्चंस है वो हमें पार्शियल फ्रैक्शंस के अंतर्गत आते हैं। तो हमें देख के पहचानना, देख के हमें ये डिसाइड करना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, रिपीटेड नॉन लीनियर डिस्टिंक्ट फैक्टर है, या फिर जो लीनियर है वो रिपीटेड है, या फिर स्क्वायर वाला है। ठीक है, स्क्वायर वाला ऐसे ही कंपेयर करना है, मैं जब क्वेश्चंस लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो सब्स्टिट्यूशन वाला है, और क्वेश्चन नंबर जो 5th है 4 सब्स्टिट्यूशन वाला, एंड 5th जो है वो है क्वाड्रेटिक वाला। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को इतनी सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अब हम बढ़ते हैं कि एक्चुअल में पार्शियल फ्रैक्शन में क्या सॉल्व करना पड़ता है, कैसे a एंड b की वैल्यू निकालना पड़ता है, और कैसे इंटीग्रेशंस को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। अब आइए बच्चों डायरेक्ट हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं कि कैसे पार्शियल फ्रैक्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। देखो पहला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ 4x अपॉन एक्स प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट है 2x प्लस 1। तो ये दोनों लीनियर है, बिल्कुल है, इसकी डिग्री ज़्यादा है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, तो नीचे की x मतलब ऊपर की डिग्री 1 नीचे की 2 है, मतलब हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। और ये लीनियर फैक्टर है, रिपीटेड है कि नॉन रिपीटेड है, तो नॉन रिपीटेड है। ठीक है, क्वाड्रेटिक तो है ही नहीं, तो हमने क्या बताया था, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। तो जो भी कुछ लिखा हुआ है, देखो ध्यान दो, पहला क्वेश्चन है तो थोड़ा डिटेल में मैं आप लोगों को बता देता हूँ सॉल्व करके, उसके बाद हम कुछ स्टेप स्किप करेंगे। जो भी क्वेश्चन है उसको एज इट इज लिखो। ठीक है, सेकेंड फैक्टर है 2x माइनस 1, इसको कंपेयर करो किसके साथ, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर जो भी है प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर। ठीक है, तो आप फर्स्ट फैक्टर इसको इधर उधर कर सकते हो, कोई चीज़ नहीं उसमें कि कोई बोलेगा पहला फैक्टर मेरा ये है, कोई बोलेगा पहला फैक्टर ये है, तो उसका a और b थोड़ा अलग अलग आएगा, तो घबराने की चीज़ नहीं है, फाइनल आंसर एक ही आएगा। कोई बोलेगा मेरा फर्स्ट फैक्टर ये होगा, कोई बोलेगा मेरा फर्स्ट फैक्टर ये होगा। ठीक है, चलो अब जो है हमें करना क्या है कि ये जो है ये चीज़, ये फैक्टर, ये सारे इस टाइप से इस तरफ लेके जाना है, ऐसे बोलो, या फिर इस फैक्टर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है, लेफ्ट हैंड साइड को और राइट हैंड साइड को भी, ऐसे बोलो, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ये या तो फिर ये इसको डिवाइड है, इस साइड गया तो मल्टीप्लाई, ऐसे बोलो, तो 4x इक्वल्स टू ये इस साइड आया तो a इंटू ये x माइनस 1 है, तो x माइनस 1 इस साइड में आया तो कैंसिल, तो a के साथ मल्टीप्लाई कौन होगा, 2x माइनस 1 ये। ठीक है, प्लस b इंटू b के साथ जो कैंसिल होगा ये मल्टीप्लाई आने के बाद, दोनों को मल्टीप्लाई होंगे ना, एक इस फैक्टर को भी और ये जो टर्म्स है इसको भी मल्टीप्लाई होगा, दोनों फैक्टर। ठीक है, समझ रहे हो क्या किया मैंने, फिर से एक बार कि ये जो डिनोमिनेटर वाली चीज़ है ये मैं इस साइड लेके क्रॉस में लाना चाहता हूँ, उससे क्या होगा, दोनों टर्म्स को वो मल्टीप्लाई चली जाएंगी, फिर क्या होगा, जो कॉमन है वो तो कैंसिल होगा ऊपर नीचे से, और जो बचेगा वो हमने लिख दिया, तो b के पास 2x माइनस 1 वाला कैंसिल हो जाएगा, ये इस तरफ आने के बाद तो बचेगा क्या, x प्लस 1, तो ये x प्लस 1 है। ठीक है, आप लगे तो एक स्टेप ज़्यादा करके इस बात को समझ सकते हो। ठीक है, अदरवाइज तो मैंने बता दिया आपको। ओके ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, मेरा एम क्या है कि मुझे कुछ भी करके a एंड b की वैल्यू निकालना है। पूरे पार्शियल फ्रैक्शंस की जो जान है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ a b, मतलब जो भी हमारे कांस्टेंट हो गए a b c d जितने भी हो गए,
उनकी वैल्यू निकालना ही मेरा मेन मकसद है। आफ्टर दैट इंटीग्रेशन तो बस नाम का ही है, बस लास्ट में एक दो जो स्टेप होगी वही इंटीग्रेशन की होगी यहाँ पे। तो a एंड b की वैल्यू कैसे निकालना है, तो जब a की वैल्यू मैं निकालूंगा तो b 0 होना चाहिए, एंड जब मैं b की वैल्यू निकालूंगा तो a 0 होना चाहिए। ठीक है, यही ध्यान में रखना है। क्या बोला मैंने कि जब a की वैल्यू निकालूंगा तो b 0 होना चाहिए, जब b की वैल्यू निकालूंगा तो a 0 होना चाहिए। अगर c रहा तो जब a की निकालूंगा तो b और c दोनों 0 होना चाहिए, जब b की निकालूंगा तो a और c दोनों 0 होना चाहिए, और जब c की निकालूंगा तो a और b दोनों 0 होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर आप क्या बोल रहे हो, हमें समझ में ही नहीं आ रहा। तो अब मैं बोर्ड पे समझा के देता हूं कि अब हमें पुट करना है यहाँ पे x की वैल्यू। अब मेरा एम क्या है कि a और b की वैल्यू निकालना, तो सबसे पहले मैं a की निकालता हूं, आफ्टर दैट b की निकालता हूं। ओके, तो a की वैल्यू मुझे निकालना है, तो a की वैल्यू मैं निकालूंगा b को 0 करके। ठीक है, अब b कब 0 होगा, x के कौन से वैल्यू के लिए b 0 होगा, तो यहाँ पे देखो x के लिए मैं क्या रखूँ कि ये पूरा 0 हो जाए। अगर ये 0 होना चाहिए तभी जाके b मल्टीप्लाइड बाई 0 होगा। तो यहाँ पे ध्यान दो एक मिनट के लिए, x प्लस 1 क्या होना चाहिए 0, तो x क्या होना चाहिए -1। तो मैं पुट क्या करूंगा x इक्वस टू -1, पुट क्या करूंगा मैं x इक्वस टू -1। इससे क्या होगा कि ये -1 रखने के बाद -1 + 1 गेट 0, 0 इंटू एनी टर्म 0, तो b 0 हो गया। सिर्फ क्या बचेगा a की टर्म्स में, वहां से मैं a की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं। बात आई समझ में, करके देखते हैं। पुट x इक्वल टू -1, तो जहां जहां x है वहां वहां -1 रख दो, तो क्या होगा 4 इंटू -1 दैट इज -4 इक्वल टू a इंटू 2 इंटू x, x मतलब -1, ये -1 प्लस, अब ये तो हुआ ना 0, ये लिखने की कोई चीज है ही नहीं, वो 0 हो चुका ऑलरेडी। इसके लिए तो मैंने 0 किया, a की वैल्यू निकालना इसलिए b को 0 किया, तो लिखने का कोई मतलब नहीं। तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकलेंगी b, a की, तो -4, ये कितना हुआ 2 1 जा 2, करके देखते हैं, -2 -1 कितना हुआ है -3। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी मिलेगी, -4 डिवाइडेड बाई ये 3 -3 इक्वल्स टू a। तो a की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे 4/3, दैट्स इट। a की वैल्यू कितनी मिली बेटा 4/3। अब किसकी वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए। अब मुझे बोलो b की वैल्यू निकालने के लिए किसको 0 करना पड़ेगा, a को 0 करना पड़ेगा, मतलब ये वाला पूरा 0 होना चाहिए। ठीक है, तो ये कब 0 होगा, तो मुझे पुट करना होगा कुछ ना कुछ x की वैल्यू, तो वो क्या करूंगा मैं, तो ये 0 होना चाहिए, मतलब क्या 0 होना चाहिए 2x - 1 0 होना चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकलेंगी 2x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हाफ। तो x की वैल्यू मुझे क्या रखना पड़ेगा, हाफ रखना पड़ेगा, तब जाके a जो है वो 0 होगा। आप रख के भी देख सकते हो, हाफ 2 गेट कैंसल, 1 - 1 0। ठीक है, तो मतलब a वाला जो होगा वो 0 होगा। तो रखो x की वैल्यू हाफ, उससे क्या होगा b की वैल्यू निकलेंगी, उससे क्या होगा, बस यही तो मेरा मेन मकसद है, उसके बाद तो क्वेश्चन ही सॉल्व हो जाएगा। ओके, x की वैल्यू हाफ रख दो, चलो 4 इंटू हाफ, ये तो 0 हुआ ना अब, ठीक है, प्लस इक्वल्स टू b इन ब्रैकेट हाफ प्लस 1 कितना 3/2, ये ठीक है, ये 2 गेट कैंसल। तो फाइनली b जो है वो कितना मिला मुझे, ये 4 डिवाइडेड बाय 3, b भी कितना मिला 4/3, दोनों वैल्यू सेम ही मिले मुझे। कोई बात नहीं, जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में सेम ही आ जाए, ये बाय मतलब चांस हमें सेम मिला है। ओके, अब हम क्या करेंगे, तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमें क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो बहुत सिंपल है। हमने क्या माना, ये और ये इक्वल है, जब इसका इंटीग्रेशन निकालना है तो इसका इंटीग्रेशन इसके इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब मेरे लिए क्वेश्चंस क्या हुआ, मुझे निकालना था इसका इंटीग्रेशन, लेकिन अब मैं क्या करूंगा, सिर्फ इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा और मेरा आंसर भी निकल के आ जाएगा। समझ रहे हो चीज को, तो देखो इसका इंटीग्रेशन निकालना थोड़ा हार्ड था, तो मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड किया। अब इसका इंटीग्रेशन तो मैं आराम से निकाल सकता हूं। तो अब मेरे लिए जो क्वेश्चन बना वो क्या बना, इसका इंटीग्रेशन नहीं, ये तो इसके इक्वल माना ना मैंने, तो इसका इंटीग्रेशन a/x+1, तो a की वैल्यू कितनी है 4/3, तो 4/3 डिवाइडेड बाई x+1 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ b की भी वैल्यू कितनी है 4/3 डिवाइडेड बाई 2x - 1 dx। अब तो बहुत सिंपल हो गया क्वेश्चन, ये कांस्टेंट है, आउट ऑफ इंटीग्रेशन निकालेंगे तो क्या होगा 4/3 बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ, चलो अंदर क्या बचा 1/x+1 dx प्लस 4/3 बाहर निकालो, 4/3 बाहर निकाला, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया यहाँ पे 1/2x - 1 dx। समझ रहे हो चीज को। ओके,
तो चलिए इसी को हमको सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। क्या किया मैंने, फिर से एक बार बता रहा हूँ, पहला ही क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। तो क्या किया कि ए एंड बी की वैल्यू जैसे ही मैंने निकाली, तो अब मेरे लिए क्वेश्चन जो ओरिजिनल होगा वो नहीं होगा, जो मैंने माना है इन द फॉर्म ऑफ ए एंड बी, उसका इंडिविजुअल इंटीग्रेशन निकालना मेरे लिए क्वेश्चन हो जाएगा। क्यों, आप बोलेंगे सर ऐसा कैसा हो गया, क्वेश्चन तो मेरा ओरिजिनल ये था। क्यों बेटा, क्योंकि ये और ये तो इक्वली है ना, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा ना, तो इसका इंटीग्रेशन निकालने के बजाय हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे, क्योंकि इसका इजी भी है, वही हमारा फाइनल आंसर होगा। हमें तो फाइनली आंसर निकालना है ना, तो ठीक है, तो हम इसका इंटीग्रेशन निकालना चाहते हैं। तो ए एंड बी की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। अब देखो कितना सिंपल है, इसका इंटीग्रेशन निकाल सकते हैं क्या, ये तो 4/3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ, याद करो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन फंक्शन क्या होता है, लॉग ऑफ फंक्शन, आपको पता होना चाहिए। लॉग ऑफ क्या होगा, मॉड ऑफ x प्लस 1, ये ठीक है, प्लस ये 4/3 एज इट इज, यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग ऑफ 1 अपॉन 2x माइनस 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2x माइनस 1। लेकिन कुछ भूल रहे हो, फर्दर डेरिवेटिव कितना होगा 2x माइनस 1 का, 2 कहाँ देना पड़ता है इंटीग्रेशन में, नीचे, नीचे मतलब कहाँ पे, डिनोमिनेटर में, प्लस क्या होगा c। तो यहाँ पे फाइनली क्या मिलेगा, 4/3 लॉग ऑफ x प्लस 1, ये 2 से 2 बार कटेगा और ये प्लस क्या आएगा 2/3, ठीक है। तो फाइनली जो आंसर है, एक बार आंसर चेक कर लेते, 2/3 लॉग, हाँ सही है बिल्कुल, प्लस 2/3 लॉग ऑफ मॉड ऑफ 2x माइनस 1, और यही क्या होगा, हमारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। देखो लास्ट वाली स्टेप कितनी इजी थी, एक ही स्टेप में मैंने इंटीग्रेशन निकाला। देखो यहाँ से यहाँ तक आ गया। इंटीग्रेशंस का मेन मतलब जो क्वेश्चंस है ये इंटीग्रेशंस के लिए ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, सिर्फ आपको ए एंड बी की राइट वैल्यू निकालना होगा, ठीक है। तो जितनी फास्ट आप निकाल सकते हो ए एंड बी की वैल्यू, उतना क्वेश्चन जो है वो आपका जल्दी हो सकता है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल था पहला क्वेश्चन। सिंपल मतलब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर आप हर क्वेश्चन को सिंपल ही बोलते हो, है ना, कोई भी मतलब क्वेश्चन आया तो सर बहुत ही सिंपल था। तो आप थोड़े मोटिवेटेड रहे इसलिए मैं सिंपल बोलता हूँ, ठीक है। तो कोई बच्चों को हार्ड जाता होगा तो थोड़ी प्रैक्टिस करो, इजी हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करने से तो हर कोई चीज़ जो है वो इजी ही होती है। जितनी आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, आपका अप्रोच, आपकी तमन्ना होनी चाहिए उसके पीछे कि नहीं मुझे करना है, आपकी विश होनी चाहिए। अगर आपकी विश ही नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो लाइफ में। लाइफ में कुछ भी छोटा सा वर्क करना है तो हमारे मन में जिज्ञासा होनी चाहिए, उसके पीछे हम मोटिवेटेड होना चाहिए, ठीक है। पागल होना चाहिए सीधे लैंग्वेज में, कि उसके पीछे इंसान पागल होना चाहिए कि मुझे ये करना है, मतलब करना है, ठीक है। चलिए अब जो है नंबर 2 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर। तो क्या करेंगे हम, जैसे ही क्वेश्चन दिखा तो a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन तीसरा फैक्टर, नॉन रिपीटेड है इसीलिए। तो क्या होगा, जो भी क्वेश्चन है उसको पहले एज इट इज लिखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2। अभी मुझे इंटीग्रेशन से कोई लेना देना नहीं है, अभी तो बस मुझे पार्शियल फ्रैक्शंस करना है, उसके बाद इंटीग्रेशन करूंगा मैं। तो क्या होगा बेटा, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर। देखो ये बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, ये अगर आपको समझ में आता है तो बाकी के सारे क्वेश्चंस आपको बहुत सिंपल लगेंगे, क्योंकि इसमें 3 है। a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर प्लस c अपॉन क्या हुआ, तीसरा फैक्टर। क्या करना है, ये वाली चीज़ इस साइड लेके जाना है क्रॉस में, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बचेगा, हाँ या ना। a में ये वाला तो कैंसिल होगा, x माइनस 1 बचेगा क्या, a के साथ x प्लस 2 x प्लस 3, ये मल्टीप्लाई जाने के बाद तो a इंटू क्या होगा, x प्लस 2 एंड x प्लस 3। ऐसे भी देख सकते हो आप, ये फैक्टर छोड़ के, खुद के नीचे का छोड़ के जो बचे वो मल्टीप्लाई में, ऐसे बोल सकते हो। प्लस b अपॉन ये वाला छोड़ दो, ये आएंगे, ऐसे भी बोल सकते हो आप, घुमा फिरा के चीज़ तो वही है। प्लस c अपॉन क्या होगा, ये छोड़ दो, x माइनस 1 x प्लस 2, x माइनस 1 x प्लस 2। अच्छा ये कैमरा में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये लास्ट वाला, ठीक है, सब कुछ आ रहा है, ओके। चलिए अब हमें क्या करना है, ए एंड बी की, ए बी एंड सी की वैल्यू निकालना है। इससे पहले वाला क्वेश्चन में ए और बी था, इसमें ए है, बी है और सी भी है, तो ठीक है कोई बात नहीं। ए बी सी की वैल्यू कैसे निकाले जाते हैं, बस पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे। ए निकालने के लिए हमें बी और सी 0 करना है। क्या करना है, बी और सी 0 करना है। तो बी और सी 0 करना है, तो ठीक है, बी और सी जो है वो 0 करेंगे, तो उसके लिए क्या होगा, कैसे हम 0 करेंगे बी और सी को। तो उसके लिए हमने क्या किया, बी और सी के पास देखा, क्या देखा कि कौन सा फैक्टर कॉमन है।
ठीक है, क्या देखा हमने, b और c को 0 करना है, तो b और c के पास कौन सा फैक्टर कॉमन है, तो हमें दिखा कि x - 1 कॉमन है, तो x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रखने के बाद 1 - 1 0, ये पूरा 0 और ये भी 1 - 1 0। ठीक है, ये एक वे हो गया तलाश करने का कि x की वैल्यू क्या रखा जाए। या फिर दूसरा और बेहतर तरीका होता है कि x की वैल्यू निकालना, किसकी वैल्यू, a की, तो a के नीचे क्या है, x - 1, तो ये कब 0 होगा, x के कौन से वैल्यू के लिए 0 होगा, 1, तो पुट द वैल्यू ऑफ x = 1। ठीक है, b की वैल्यू निकालना है, तो b के नीचे क्या है, x + 2, वो कब 0 होगा, x = -2, दैट्स इट। c की वैल्यू निकालना है, तो c की वैल्यू कब 0 हो जाए, c की वैल्यू कब निकलेंगी, जब x = -3। ओके, बहुत ही सिंपल है ये तो। चलो x = 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 1 + 2 3। ओके, अब देखो b और c ये पूरा 0 हो चुका है, क्यों, क्योंकि x की वैल्यू 1 रखो, 1 - 1 0, 0 × एनी टर्म 0, ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, तो इससे कुछ लेना देना नहीं, बस इतना बचा, तो a इन ब्रैकेट 1 + 2 3 एंड 3 + 1 दैट इज 4, तो 3 4 द 12, 12/3, ये 3 से 3 गेट कैंसिल। चलो ज़्यादा हम क्वेश्चंस को घुमाएंगे भी नहीं। चलो a की वैल्यू कितनी आई, 1/4, a की वैल्यू कितनी है बेटा, 1/4। अब किसकी निकालनी है, b की वैल्यू निकालनी है। b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सर वैल्यू पुट करो, कहाँ से, यहाँ से। चलो b के नीचे कौन है, x + 2, x + 2 कब 0 होगा, x की वैल्यू -2 के लिए। कैसे निकाला सर, आप इतने जल्दी कैसे निकाल लेते हो, तो बिल्कुल बेटा ये बच्चों वाला सवाल है ये, x की वैल्यू -2, x + 2 कब 0 होगा, जब x = -2 होगा, तो x की वैल्यू -2 रख दो, आपको किसकी वैल्यू निकलेंगी, b की। चलो पूरे इक्वेशन में -2 रख दो, -2 का स्क्वायर 4, 4 + 2 6। अब जब b की वैल्यू निकालेंगे तो a और c दोनों 0 हो गए होंगे, कैसे, देखो -2 से ये -2 + 2 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी टर्म 0, c भी -2 + 2 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी टर्म 0, तो उसका कैलकुलेशन में कोई भी रोल नहीं होगा। फिर क्या बचा, ये वाला, तो b इन ब्रैकेट, चलो -2, x की वैल्यू -2 रखना है, पुट x = -2, हाँ, तो -2 - 1 -3, ये क्या होगा, -2 + 3 + 1। ओके, तो b की वैल्यू कितना आया, 6/-3, तो -2, 3 × 2 = 6 होता है या नहीं होता है, हाँ भाई बिल्कुल होता है। तो b की वैल्यू कितनी आई, -2, किसकी वैल्यू चाहिए, अब c की वैल्यू चाहिए। c की वैल्यू कैसे मिलेगी, तो c के नीचे देखो कौन है, x + 3, x + 3 कब 0 होगा, जब x = -3 होगा, तो पुट द वैल्यू ऑफ क्या रखना होगा, -3, दैट्स इट। तो x की वैल्यू -3 रखो, कहाँ पे लिखूँ, चलो यहाँ पे लिखता हूँ, x = -3, तो जब आप x = -3, a और c को मारो, a और b को मारो गोली, सीधा यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9, 9 + 2 कितना हुआ, 11, यहाँ पे लिखो c इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखो x की वैल्यू रखो कितना, -3, -3 - 1, -3 - 1 -4, तो यहाँ पे -4, और ये कितना हुआ, -3 + 2 -1, तो ये माइनस माइनस प्लस 11/4, तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 11/4। जितनी फास्ट और जितनी एक्यूरेट आप जो कांस्टेंट की वैल्यू निकालोगे, बस उसी पे क्वेश्चन आधारित है, बाकी तो पूरा सिंपल है, बाकी का जो इंटीग्रेशन होगा वो बहुत सिंपल हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, क्वेश्चन ये था, अब मेरे लिए क्वेश्चन क्या बना, इंटीग्रेशन इसका, इंटीग्रेशन इसका, इंटीग्रेशन इसका, दैट्स इट। तो मेरे लिए क्वेश्चन क्या बना, इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितने, 1/4 कांस्टेंट है, आउट ऑफ इंटीग्रेशन अंदर क्या बचेगा, 1/x - 1 dx, प्लस b की वैल्यू कितनी है, -2, तो कांस्टेंट है, बाहर निकाला मैंने, माइनस है तो माइनस आएगा, -2, इंटीग्रेशन में क्या बचेगा, 1/x + 2 dx, प्लस c की वैल्यू कितनी है, 11/4, कांस्टेंट है, बाहर निकाला, प्लस 11/4, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचेगा, 1/x + 3 dx। ठीक है, ये मेरे लिए करना है, तो ये तो बहुत सिंपल है, 1/4, इसका आंसर क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ x - 1 -2, इसका आंसर क्या होगा, किसका, ये वाले का, log ऑफ mod ऑफ x + 2, ये ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, प्लस 11/4 log ऑफ mod ऑफ x + 3 + c, और यही क्या होगा मेरे क्वेश्चन का आंसर। देखो अब अगर यहाँ पे ऐसे होता क्या, कि मान लेते हैं कि 2x - 1 होता, तो जब इसका 2x - 1 होता तो ये 2x - 1 आता, ठीक है, होता तो की बात अभी नहीं है। ठीक है, जो मुझे बताना है कंसेप्ट उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 2x - 1 अगर होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आता, log ऑफ 2x - 1, और फर्दर डेरिवेटिव आता बेटा 2x - 1 का, दैट इज 2, वो नीचे आता। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 3x + 2 होता, तो 3x + 2 का फर्दर डेरिवेटिव कितना आता, 3, वो कहाँ पे आता, डिनोमिनेटर में, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे अगर 4x + 3 होता तो 4 डिनोमिनेटर में आता। आप बोलेंगे सर जब होता तो आता, तो यहाँ पे तो अभी है ही नहीं, x ही है, तो x का क्या लेना है डिनोमिनेटर में, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, 1, वो डिनोमिनेटर में लिखा
या नहीं लिखा कोई फ़र्क पड़ेगा क्या, आप ही बोलो। नहीं पड़ेगा, इसीलिए लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर माइनस एक्स भी होता, अगर आपसे पूछा जाए इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 माइनस एक्स का क्या होगा, तो आपका तुरंत जवाब आना चाहिए लॉग ऑफ मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का फर्दर डेरिवेटिव 1 का तो 0 माइनस एक्स का -1, वो कहाँ पे देना है, डिनोमिनेटर में, ये वाला। ठीक है, ये चीज़ आपको नोट डाउन करना है बहुत अच्छे से। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पहला और दूसरा क्वेश्चन समझ में आया होगा। तीसरे क्वेश्चन की ओर ज़रा गौर करो और तीसरा क्वेश्चन ज़रा ध्यान दो किस टाइप में आता है। तो इंटीग्रेशंस में हमने पार्शियल फ्रैक्शन में शुरुआत किया है, पहले के 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व भी किए हैं, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पे दिक्कत होगी तो वीडियो को थोड़ा और 1-2 बार रिपीट करके देखो, रिप्ले करके देखो, आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में x माइनस 4 है, मतलब लीनियर है, लेकिन स्क्वायर है तो रिपीटेड है, रिपीटेड लीनियर फैक्टर है। तो क्या होगा, उसके लिए जो भी क्वेश्चन है 2x + 7 डिवाइडेड बाय x माइनस 4 उसका स्क्वायर, तो क्या होगा a अपॉन x माइनस 4 प्लस b अपॉन x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ऐसे करना। क्यूब होता तो c अपॉन एक्स माइनस 4 का क्यूब, समझ रहे हो चीज को। यहाँ पे अगर एक फैक्टर और होता x माइनस 3 अगर होता तो क्या आता है यहाँ पे c अपॉन एक्स माइनस 3। ओके, ये आता, ये तो नॉन रिपीटेड है ना, एक ही बार है तो एक ही बार है नहीं, तो ठीक है, मैंने बताया आपको कि होता तो क्या होता। ठीक है, 2 मिनट रुको यार, थक गया हूँ, बहुत कंटिन्यू शुरू है, फैन भी बंद रखना पड़ता। ओके चलिए, क्या करेंगे, x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों फैक्टर को। ओके, क्रॉस में लेके जाके, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x + 4, तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो x माइनस 4 का ये तो स्क्वायर है, तो a के साथ क्या बचेगा, x माइनस 4 तो रहेगा ही ना, हाँ बिल्कुल रहेगा, प्लस ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, फिर यहाँ पे क्या बचा, कुछ भी नहीं, बस b बचा। क्या बचा, सिर्फ b ही बचा। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है ना। ओके चलिए, अब क्या करना है, a एंड b की वैल्यू निकालना है। कैसे निकालेंगे a एंड b की वैल्यू, तो पहले a की वैल्यू निकालो फिर b की वैल्यू निकालो, या फिर पहले b की वैल्यू निकालो फिर a की वैल्यू। पहले देखो क्वेश्चन में कि किसकी वैल्यू जो है वो आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। क्या कहा हमने कि पहले देखो क्वेश्चन में आप किसकी वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हो। तो देखो a को 0 करना आसान है, कैसे कि x की वैल्यू 4 रख दो, a 0 हो जाएगा अपने आप। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4, तो ये 4 × 8 प्लस 7, ये तो 0 हुआ ना, 4 - 4 0, 0 × न्यूटन 0 इक्वल्स टू क्या बचा b, तो b क्या आया 7 और 8 कितना होता है बेटा 15 होता है, ये तो बच्चा भी जानता है। ओके, b की वैल्यू निकली, लेकिन सर अब a की वैल्यू कैसे निकलेंगी, तो a की वैल्यू के लिए x की कोई भी वैल्यू रख दो जो आपको पसंद है, 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 0 रखो, कुछ भी रखो जो आपको पसंद है दोनों तरफ से। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर कैलकुलेशन इजी होना चाहिए, ऐसी वैल्यू रखो, नहीं तो मैंने बोल दिया कुछ भी वैल्यू रखो, रख दिया सर 100, तो 100 का स्क्वायर करने में बहुत दिक्कत जाएंगी दोनों तरफ से, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो फिर क्या करना होगा कि x की वैल्यू जो है वो छोटी वैल्यू रखना है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पुट x इक्वल्स टू 0, कुछ भी जो मन में है। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर x ही रखा करो, कैलकुलेशन में 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी टर्म 0 हो जाता है, मतलब कैलकुलेशन कम करता है। तो चलो ये तो 2x 0 हो गया, फिर क्या बचा लेफ्ट हैंड साइड में 7, ये क्या आया a इन ब्रैकेट 0 - 4, ये 0 - 4 -4 प्लस b, तो यहाँ से किसकी वैल्यू निकालना है a की, b की वैल्यू 15 यहाँ पे रख देंगे, तो ये 7 इक्वल्स टू -4a प्लस b की वैल्यू कितनी है 15, ये 4a उस साइड गया, 4a इक्वल्स टू 15 - 7, और 15 - 7 कितने होते बेटा 8, तो a की वैल्यू कितनी होगी 4 × 8, a की वैल्यू कितनी मिली 2, बोलो हाँ या ना, समझ में आया इतना, a की वैल्यू कितनी 2। अब हमें क्या करना है इंटीग्रेशन, अब हो गया काम, जैसे ही a और b की वैल्यू आपने निकाली आपका पूरा काम हो चुका है, बस आपको अब लास्ट स्टेप में इंटीग्रेशन निकालना है। इंटीग्रेशन किसका, इसका, तो क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ध्यान दो आराम से, a की वैल्यू कितने बेटा 2, तो 2 को बाहर निकाला 1/x - 4। ठीक है, क्वेश्चन ये था, लेकिन इसका इंटीग्रेशन देखो ये और ये इक्वल है, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन ना, समझ रहे हो चीज़ को, तो क्या होगा dx, b की वैल्यू 15 है तो कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन के बाहर अपॉन 1 x - 4 का स्क्वायर dx। इसका आंसर क्या होगा बेटा
लॉग, ठीक है, थोड़ा ऊपर लिखते हैं, थोड़ा स्पेस बनाते हैं। चलिए क्या होगा, इसका जो आंसर है वो क्या आ जाएंगे, ये 2 log ऑफ मॉड ऑफ x माइनस 4, ठीक है, ये आ गया। अब इसको ध्यान दो जरा थोड़ा, प्लस 15 तो है ही आज इट, इसका इंटीग्रेशन निकालना है। 1/x-4 का स्क्वायर है, ध्यान रहे स्क्वायर है, x-4 नहीं, x-4 होता तो अभी निकाला मैंने, स्क्वायर है। थोड़ा ध्यान दो, 1/x का डेरिवेटिव क्या था, चलो बता मुझे 1/x का डेरिवेटिव क्या था। डेरिवेटिव पूछा क्या था, -1/x²। क्या था, -1/x²। मैं आपसे अगर पूछूं कि -1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा तो आपका जवाब आना चाहिए सर 1/x, हाँ या ना। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होगा तो ये माइनस इधर चला गया, तो बहुत सिंपल है, -1/x। क्या कहा मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² क्या होता है 1/x, लेकिन माइनस वाला प्लस सी, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ये, तो इसका इंटीग्रेशन ये, माइनस दोनों तरफ से जाते रहता है, ठीक है, माइनस का कोई लेना देना नहीं है, हम किधर भी लेके जा सकते हैं उसको। तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन आएगा भैया माइनस, तो ये प्लस से हो गया -1/x, x मतलब क्या, ये पूरा x-4 प्लस सी, ठीक है। और यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा 2 log ऑफ मॉड ऑफ x-4 -15 डिवाइडेड बाय x-4 प्लस सी। यही क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर भी होगा। कौन सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या खासियत है, क्वेश्चन नंबर 4 में रिपीटेड भी है, नॉन रिपीटेड भी है। कौन सा, लीनियर फैक्टर। कहाँ से पता चला, ये लीनियर फैक्टर है नॉन रिपीटेड, ये लीनियर फैक्टर है रिपीटेड, मतलब दोनों क्वेश्चन जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा, ए बी एंड सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर सी कहाँ से लाया आपने, तो बेटा ये स्क्वायर है ना, ये इसके तो 2 कांस्टेंट आएंगे, इसका कितने हो गए टोटल 3। तो जैसे ही आपने इसको देखा तुरंत क्वेश्चन क्या था उसको लिखना है, 3x - 2 होल डिवाइडेड बाय, पहले मैं इसको लिखता हूँ x+3, बाद में मैं x+1 को लिखता हूँ। ऐसा क्यों किया, तो आप इसको भी रहने दे सकते हो कि अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि मैंने ऐसे किया कि दुनिया में कोई करेगा नहीं, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर ने बहुत हार्ड स्टेप कर दिया, तो मत करो, एज इट इज क्वेश्चंस को सॉल्व करो, ठीक है। क्या होगा, a/फर्स्ट फैक्टर नॉन रिपीटेड है तो एक ही बार, प्लस b/सेकेंड फैक्टर रिपीटेड है तो दो स्क्वायर है तो 2 बार, x+1 हो गया, प्लस c/ क्या होगा, x+1 का स्क्वायर, x+1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो क्या आता, d/x+1 का क्यूब, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। अब क्या करना है, ये वाली चीज इस साइड लेके जाना है, उससे क्या होगा, a b c की वैल्यू निकलेगी, 3x - 2 = a। तो जब हम क्रॉस कर रहे होंगे तो x+3 तो कैंसिल हो रहा होगा ना, तो a इंटू क्या बच रहा होगा, x+1 का स्क्वायर, प्लस b इंटू क्या, x+1 कैंसिल हो रहा होगा, तो 2 है इसके पास, एक बचा और एक x+3, तो x+3 एंड x+1। c की वैल्यू निकालना है, c के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, x+1 का होल स्क्वायर कैंसिल हो रहा होगा, सिर्फ मल्टीप्लाई में x+3। ओके, अब क्या करना है बेटा, a b c की वैल्यू निकालना है। ओके, तो a की वैल्यू निकालने के लिए b और c 0 होना चाहिए। b और c कब 0 होंगे, तो x की वैल्यू यहाँ पे देखो, x की वैल्यू -3 रखो, या फिर ऐसे चेक करो, b और c के पास कॉमन फैक्टर कौन सा है, इसके पास x+1 मतलब x की वैल्यू क्या रखना होगा, x की वैल्यू रखना होगा -1। यहाँ से तो नहीं पता लगा लेकिन यहाँ से पता लगा, ठीक है। x की वैल्यू क्या रखना होगा, b और c के पास कॉमन क्या है, x+1 इसके पास है, x+1 इसके पास भी है। कहाँ पे रॉन्ग हुआ, देखो एक मिस्टेक मैंने की। कौन सी मिस्टेक की, कि जब c को ये मल्टीप्लाई में आएगा तो x+1 का होल स्क्वायर तो ये कैंसिल होगा ना स्क्वायर, c के पास क्या बचेगा, x+3, तो ये x+3, तभी तो मैं बोलूँ क्यों रॉन्ग हो रहा। तो यहाँ से a की वैल्यू निकालना है तो x+3 0 होना चाहिए, कब होगा, -3 पे। अदरवाइज b और c 0 होना चाहिए a की वैल्यू के लिए। तो b और c के पास जो फैक्टर है तो कॉमन फैक्टर कौन से है, तो b और c के पास x+3 है, तो x+3 0 कब होगा, x की पुट x की कौन सी वैल्यू के लिए 0 होगा, -3। b और c का कैलकुलेशन छोड़ दो, ये देखो -3, 3 3 9, -9 -2 -11, ये देखो ये तो हुआ ना 0, हाँ, -3 + 1, -3 + 1 कितना, -2 का स्क्वायर 4, तो वो नीचे आएगा ये 4,
ये किसकी वैल्यू है, ए की वैल्यू कितनी आई, -11/4। ए की वैल्यू कितनी आई, -11/4। अब किसकी निकालनी है, बी। तो बी की वैल्यू के लिए ए और सी 0 होना चाहिए। तो देखो ए और सी के पास कॉमन फैक्टर क्या है, तो ए के पास है x+1, सी के पास क्या है x+3। तो ए और सी के पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो 2 मिनट के लिए बी की वैल्यू 1 मिनट के लिए रहने दो, पहले सी की निकालो। तो सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और बी दोनों 0 करना पड़ेगा। तो ए और बी दोनों के पास कॉमन फैक्टर है क्या, तो इसके पास x+1, इसके पास x+1, हाँ है। तो मतलब दोनों 0 हो सकते हैं। x की कौन सी वैल्यू के लिए, -1 के लिए। तो x की कौन सी वैल्यू रखेंगे, -1। किसकी वैल्यू निकलेंगी, सी की। तो आप बोलेंगे सर बी का क्या, बी कब निकालेंगे, 2 मिनट आगे जाएंगे तब निकालेंगे। x की वैल्यू कोई भी रख देंगे, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में रखा था, -1 या फिर 0, कुछ भी। चलो x की वैल्यू -1 रख देंगे, तो a भी 0 होगा एंड b भी 0 होगा, ठीक है। तो 3 × x, 3 × -1, -3, -2, -5, और ये कितना हो रहा होगा, x की वैल्यू -1 रखो, -1 + 3 कितना हुआ, -1 + 3 2। तो 2 डिवाइड में आ रहा होगा यहाँ पे। तो ये किसकी वैल्यू हुई, c की। तो बेटा c की वैल्यू कितनी मिली मुझे, -5/2। अब किसकी चाहिए, a हुआ, c हुआ, b तो नहीं मिला ना, तो b की वैल्यू चाहिए। तो b के वैल्यू के लिए x की कोई भी वैल्यू रख दो, तो बेहतर रहती है कौन सी वैल्यू रख दो, 0, ठीक है। 0 मैंने कहीं पे भी नहीं रखी, x की 0 रख दो। तो ये क्या होगा, ये हुआ 0, क्या बचा सिर्फ -2। तो ये -2 = a × x+1 × स्क्वायर। x की वैल्यू 0, 0 + 1 0, 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 × a की वैल्यू कितनी, -11/4। सिर्फ कैलकुलेशन है, ये करना है बेटा। x की वैल्यू 0, 0 + 3 3, 3 × b 3b, तो +3 × b। b की वैल्यू कितनी है, नहीं है, तो b तो निकालना है ना अभी, हाँ। c की वैल्यू बाद में रख देंगे, कोई बात नहीं। चलो c की वैल्यू कितने, -5/2, अभी रख देते, -5/2। x की वैल्यू 0, 0 + 3 3, मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा, 3। ओके, चलो ये कैलकुलेशन आराम से करना है। क्या होगा, -2 = -11/4 + 3b, ये कितना हुआ, -15/2, ये ठीक है। चलो भैया 3b = क्या होगा, 3b = सबको उस साइड लेके जाते हैं और एलसीएम सेम कर देते हैं, सबका 4 कर लेते हैं, सबका 4 करने के लिए मल्टीप्लाई किया 4 से, 4 × 8, इसका 4 है ऑलरेडी है, उस साइड गया तो +11, इसका 4 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया, 15 × 30, उस साइड गया +30, ये ठीक है। 3 नीचे भी आएगा, पहले देख तो लेते कि b की वैल्यू क्या मिलेगी। चलो ये कितना होगा बेटा, 30 और ये 11, 30 और 40 41, 41 में से 8 जो है वो चले गए, ठीक है। कितना बचेगा, 33 / 4, ठीक है। 41 में से जो 8 है वो चले गए, कितना बचेगा, 33 / 4। 4 3 से मल्टीप्लाई करो, ये 3 से 11 टाइम्स कटेगा, तो b की जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, 11 / 4, ठीक है। कहीं पे मिस्टेक तो नहीं ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो मैंने क्या किया, a की, b की और c की जो वैल्यू है वो मैंने निकाल लिया है। अब मेरे लिए जो क्वेश्चंस हैं वो क्या होगा, इसको सॉल्व करना है। चलो अब मैं यहीं पे वैल्यू रख देता हूँ, इसी का इंटीग्रेशन निकालना है, इंटीग्रेशन। चलो थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ, कहाँ पे a b c की वैल्यू, अच्छा मिटा दी मैंने, फिर से लिखना पड़ेगा a b c की वैल्यू। क्या होगा, ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, यही है ना आप क्वेश्चन मेरे लिए। तो dx लगा देना आपने, a की वैल्यू कितनी आई थी बाबा, -11/4, तो -11/4 बाहर निकालो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+3, ये ठीक है, dx प्लस b की वैल्यू कितनी आई थी, 11/4, तो +11/4 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1, ये ठीक है, dx प्लस c की वैल्यू कितनी आई थी, c की वैल्यू आई थी -5/2, तो ये क्या होगा, -5/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+1 dx, ये ठीक है। तो बहुत सिंपल है ये, -11/4, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, log ऑफ mod ऑफ x+3, +11/4 इसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x+1, -5/2 इसका इंटीग्रेशन log ऑफ mod ऑफ x+1 + c, ये ठीक है। तो फाइनली हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, तो ये अगर ऑप्शन को मैच करता है तो ये ठीक है, अदरवाइज
यहाँ से क्या निकलेगा, 11/4 कॉमन निकलेगा, तो 11/4 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे पहले ये बचेगा प्लस वाला फिर माइनस वाला। इसको लिखता हूँ मैं पहले लॉग ऑफ, चलो कॉमन है तो ब्रैकेट कर दिया, मॉड ऑफ x प्लस 1, ये फिर ये वाला माइनस लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3, और ये ब्रैकेट कंप्लीट, और ये -5/2 तो है -5/2, ठीक है, लॉग ऑफ ये स्क्वायर है ना, इसका इंटीग्रेशन बेटा ये देखो ये स्क्वायर है, यहाँ पे हमने मिस्टेक किया, इसका लॉग वॉग नहीं आएगा, बताया था मैंने, देखो मिस्टेक किया हमने, ठीक है, स्क्वायर है तो 1 फंक्शन का स्क्वायर होने के बाद इंटीग्रेशन क्या आता है 1 फंक्शन, तो यहाँ पे क्या होगा -1 फंक्शन, तो माइनस माइनस प्लस होगा यहाँ, ये ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, और इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 1/x प्लस 1, स्क्वायर है ना, यहाँ पे लॉग का तो नहीं यूज होगा, ये ठीक है, 1 फंक्शन, ये तो 1 फंक्शन का स्क्वायर है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, तो ये प्लस हुआ, ये क्या होगा 1/x प्लस 1, इसको और डिटेल में सॉल्व कर सकते हो, लॉग ए माइनस लॉग बी, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के ये 11/4, लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है लॉग ए बाई बी, तो इसका आंसर क्या होगा लॉग ऑफ ए बाई बी, ए मतलब कौन x प्लस 1 डिवाइडेड बाई बी मतलब कौन x प्लस 3, और ये क्या होगा प्लस 5/2, और ये क्या है x प्लस 1, एक ही इसमें लिख देंगे, ठीक है, प्लस सी, यही क्या होगा इस क्वेश्चंस का फाइनल आंसर भी होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे। रिकॉर्डिंग स्टार्ट हुई या नहीं हुई, ठीक है, हो गई। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है और 6 है। 6 नंबर जो है वो क्लियरली हमें दिखता है कि सब्स्टिट्यूशन वाला है, log x हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा, लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 सब्स्टिट्यूशन वाला नहीं है। देखो स्क्वायर है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था, वीडियो के स्टार्टिंग में, लेक्चर के स्टार्टिंग में बताया था कि टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में, ठीक है, तो जैसे ये क्वेश्चन दिखा तो जो भी क्वेश्चन है 2x² - 1 डिवाइडेड बाय x² प्लस 4 और ये x² प्लस 5 इक्वल्स टू क्या लिखना, a अपॉन फर्स्ट फैक्टर प्लस b अपॉन सेकेंड फैक्टर, ठीक है, जैसे हम नॉर्मली करते हैं, ठीक है, लेकिन कब सारे स्क्वायर होना चाहिए, ये कंडीशंस है, ओके। तो क्या करना, ये सारे मल्टीपल हो जाएंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2x² - 1 इक्वल्स टू क्या आ जाएगा a इंटू x² प्लस 4 कैंसिल होगा, क्या बचेगा x² प्लस 5 प्लस ये b के पास क्या बचेगा 5 गेट कैंसिल x² प्लस 4, ओके। तो यहाँ पे अब हमें जो वैल्यू पुट करनी होगी वो x की नहीं x² की पुट करनी होगी। क्या करना है, बस खाली थोड़ा सा डिफरेंस है कि अब तक हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते थे, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में जो सारे स्क्वायर हो तो x² की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो बस। तो x² की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करना होगा, पहले a की वैल्यू निकालते हैं। a की वैल्यू के लिए b 0 होना चाहिए, b कब 0 होगा जब x² क्या हो, यहाँ पे बहुत सिंपल है, x² प्लस 4 0 होना चाहिए, तो x² क्या निकलना चाहिए -4, ठीक है, तो x की वैल्यू -4 मुझे सब्स्टिट्यूट करना होगा, तो -4 ये तो हुआ 0, चलो -4 x² की, x की नहीं तो 2 इंटू x² मतलब -4 -1, चलो a इंटू -4 प्लस 5, नहीं तो उसका -4 का होल स्क्वायर करोगे, अगेन स्क्वायर की वैल्यू -4 है, 4 टू द -8 -1 -9 और ये 1, तो a की वैल्यू -9, a की जो वैल्यू है वो कितने मिली -9, ठीक है। अब b की वैल्यू निकालना है, b की वैल्यू के लिए a 0 होना चाहिए, a कब 0 होगा जब x² क्या हो -5, या फिर यहाँ पे देख लिया x² की वैल्यू क्या रखना है -5, बस थोड़ा सा हल्का सा क्या डिफरेंस है पहले टाइप के क्वेश्चन में और इसमें x² की वैल्यू x² की रखना है, x की नहीं, क्योंकि सारे स्क्वायर है, ठीक है, आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, सारे स्क्वायर अगर है, न्यूमरेटर स्क्वायर, डिनोमिनेटर स्क्वायर, फैक्टर भी स्क्वायर, तो x² की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना है, तो क्या होगा 2 इंटू x² मतलब -5 -1, ये तो हुआ 0, ये क्या मिला b इन ब्रैकेट x² मतलब -5 प्लस 4, ये कितना होगा 5 टू द -10 -1 -11, ये -1 माइनस गेट कैंसल, b की वैल्यू कितनी आई 11, सही है, b की वैल्यू कितनी आनी चाहिए 11, ओके। अब क्वेश्चंस क्या है, इसका इंटीग्रेशन निकालना है, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन कैसे निकालोगे, a की वैल्यू कितने -9, तो आउट ऑफ इंटीग्रेशन क्या बचेगा 1/x² प्लस 4 dx, ये ठीक है, b की वैल्यू कितने 11, तो आउट ऑफ इंटीग्रेशन क्या बचेगा 1/x² प्लस 5, तो x² प्लस 5 dx, ठीक है। ध्यान से इस चीज़ को समझना,
वन अपॉन फंक्शन नहीं है, नहीं तो लॉग वॉग लगा दोगे यहाँ पे स्क्वायर के, इसमें वो नहीं रहेगा, यहाँ पे फॉर्मूले यूज़ करना होगा। इसको मिटा दिया मैंने अब, क्योंकि ए एंड बी की वैल्यू के बाद इंटीग्रेशन का काम है। तो चलो इसको क्या करते हैं, -9 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर डी स्क्वायर। आपको समझ में आया होगा कौन सा फॉर्म लगाना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/tan इनवर्स एक्स बाय, सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी होगा। 11 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या होगा, ये √5 का होल स्क्वायर होगा या नहीं होगा, होगा ना, हाँ। तो ये -9 तो एज इट इज होगा। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/a, 1/a मतलब a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 1/a tan इनवर्स x बाय a, x की वैल्यू खुद x है तो x अपॉन 2, ये क्या होगा प्लस 11 है 1/a, a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे √5, तो 11 अपॉन √5 होगा या नहीं होगा, इंटू tan इनवर्स x बाय a, तो x अपॉन a की वैल्यू कितनी है √5 प्लस c। तो जो फाइनल आंसर है वो क्या आया मेरे पास, -9/2 tan इनवर्स x बाय 2 प्लस 11 अपॉन √5 tan इनवर्स x अपॉन √5 प्लस c। इस प्रकार से जो है क्वेश्चन सॉल्व करना है। स्क्वायर न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी अगर जो फैक्टर स्क्वायर के आए होंगे वो बहुत सिंपल है, पहले ही टाइप के क्वेश्चन है, उसमें कुछ भी नहीं है, बस एक्स स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो और लास्ट में एंड में जो फॉर्मूले लगेंगे वो थोड़े कौन से लगेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस टाइप वाले लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्लस था तो इसलिए प्लस वाला मतलब tan वाला ही लगा, नहीं तो फिर 1/2 ये लॉग वाले लगते थे, आपको पता है। चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं, क्या करना होगा बेटा, सब्स्टिट्यूशन। तो पुट, आप लास्ट में आ गए हो, अब तो आपको अगर ऐसा कोई बच्चा होगा ना कि सर यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन ही नहीं समझ में आ रहा, तो फिर बेटा इंटीग्रेशन आपने कुछ भी पढ़ा ही नहीं है फिर। ठीक है, अब ये आखिरी का लेक्चर है इंटीग्रेशंस का, अब तो सबको समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में क्या सब्स्टिट्यूशंस करना चाहिए। क्या करना चाहिए, पुट log x इक्वल्स टू टी, क्या होगा 1/x dx इक्वल्स टू क्या dt होगा, 1/x है या नहीं है, ये देखो ये 1/x है, ये dx है, तो ये क्या होगा dt होगा या नहीं होगा, तो ठीक है भाई dt मान लिया, ये आया dt, क्या होगा log x मतलब क्या t, तो ठीक है, ब्रैकेट में क्या 2 + log x, तो 2 + log x मतलब t, तो हुआ या नहीं हुआ, हाँ ये पहला फैक्टर, ये दूसरा फैक्टर, तो ये तो इसको क्या करना है 1/t 2 + t, अब t में आ गया कोई बात नहीं, 1 फर्स्ट फैक्टर रिपीटेड है क्या, नहीं, लीनियर है ना, हाँ, तो प्लस b डिवाइड, ये a होगा 1 नहीं, a फर्स्ट फैक्टर प्लस b सेकेंड फैक्टर, सेकेंड फैक्टर क्या है 2 + t। ठीक है, पूरा सॉल्व करो और लास्ट में जाके t की वैल्यू रख देना है हमें, ओके कोई बात नहीं। तो चलो क्या होगा, ये इस तरफ आएगा तो यहाँ पे सिर्फ बचा 1 × a × t, टी गेट कैंसिल, क्या होगा यहाँ पे a के साथ सिर्फ 2 + t, ये प्लस है ये t है, दोनों t नहीं है, ये क्या होगा 2 + t कैंसिल, b के साथ क्या आएगा t। अब यहाँ पे x की थोड़ी वैल्यू रखेंगे, t की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, b को 0 करना है तो b t के कौन से वैल्यू के लिए 0 होगा, 0 के लिए 0 होगा, t की 0 × यानी 0, क्या होगा a की वैल्यू कितनी मिलेगी भैया यहाँ पे, a इक्वल्स टू 2 + 0 2 1/2, a की वैल्यू 1/2, b की वैल्यू निकालना है तो क्या करूँ, पुट t इक्वल्स टू क्या करूँ -2, a 0 करना है तो b की वैल्यू के लिए a 0 करना है, a के वैल्यू के लिए b 0 करना है, दैट्स इट। ओके, -2 कर दो, ये हुआ 0, ये -2 उस साइड गया 1/-2, तो b की वैल्यू क्या आएगी -½ बस हो गया। अब इंटीग्रेशन सॉल्व कर लो, बहुत हो चुका है, इसका इंटीग्रेशन मतलब इसका इंटीग्रेशन, हाँ या ना, a की वैल्यू कितनी हाफ, बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt। ठीक है, ओके, इसका b की वैल्यू कितनी -½ बाहर निकाल लो, -½ इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या 2 + t बोलो या t + 2 बोलो, एक ही चीज़ है, हाफ, इसका आंसर क्या log t, log ऑफ mod t बोल दो, प्लस ये माइनस है तो -½ इसका आंसर क्या log ऑफ t + 2 मॉड में प्लस c, हाफ है दोनों के पास, हाफ कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या मिलेगा log t - log t + 2, वहाँ पे फॉर्मूला लगा दो log a - log b का, क्या होता है log a/b, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया भैया log a/b, a मतलब t अपॉन b मतलब t + 2, log कंप्लीट। ठीक है, ब्रैकेट नहीं भी दिया तो अब चलेगा, प्लस c। अब क्या करो, t की वैल्यू रख दो, क्वेश्चन तो x में था ना, तो क्वेश्चन x में था तो t की वैल्यू रख दो, क्या रखना है t की वैल्यू खुद देख लो भैया, t की वैल्यू कितनी है log x, तो क्या होगा
log x डिवाइडेड बाय क्या, t मतलब log x प्लस 2, दैट्स इट, प्लस c, यही क्या होगा हमारे क्वेश्चंस का आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट कराए हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस है आप खुद ट्राई करो, इतने क्वेश्चन जो है वो लेक्चर में पॉसिबल नहीं हो सकते हैं एक ही लेक्चर में। ठीक है, अगर आप कमेंट करोगे कि सर एक लेक्चर और बनाइए तो फिर मैं बना के दूंगा। अगर ज़रूरत नहीं है, आपको खुद ही सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते आ रहे होंगे, मैंने सारे टाइप बता दिया, क्या करना ये भी बता दिया, ट्राई करो खुद से, अगर होते तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे हमारा जो है इंटीग्रेशन पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। 19वां लेक्चर है ये, 19वां लेक्चर है। 19वें लेक्चर में हमने पार्शियल फ्रैक्शन देखा, उसके बाद जो 20 लेक्चर होगा उसमें सिर्फ हम PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज हमारा पूरा का पूरा इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा हमारा PY